IBN 7 हौसला है। दो दिन के सार्क सम्मेलन में सभी की निगाह भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों पर लगी हुई है। इस यात्रा में मोदी ने नेपाल पर तोहफों की बारिश की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि संविधान बनाने में हो रही जो देर है उस पर अफसोस किया। उन्होंने नेपाल के राजनीतिक दलों से अपील की कि ऐसा संविधान हो जिसमें हर वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो पहाड़ी हो या फिर मधेसी। नेपाल जितना जल्द अपना संविधान बनाएगा उतना ही नेपाल का भविष्य के लिए वो एक नई ताकत मिलेगी। नेपाल के संविधान के निर्मित में जितना विलंब होगा वो विलंब नेपाल के लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान आप बनाएं, आपके तरीके से बनाइए, आपके निर्णय होंगे, भारत का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी खुशी हमें मुस्कुराहट देती है और इसलिए भी संविधान का जल्दी बनना बहुत जरूरी है। ये ट्रॉमा सेंटर भारत और नेपाल के बीच एक जीवंत संबंध का उदाहरण बन रहा है और आगे भी इस ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन करना होगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। भारत भविष्य में भी इस काम में नेपाल के साथ रहेगा, पूरी सहायता करता रहेगा। 900 मेगावाट अपर कर्णाली प्रोजेक्ट, पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, 900 मेगावाट क्षमता वाले अरुण 3 प्रोजेक्ट, यानी एक के बाद एक। शायद 10 साल में एक चीज हो जाए तो भी बड़ा आनंद हो जाता है। यहां तो 100 दिन में इतने सारे काम आगे बढ़ गए, तो आप कल्पना कर सकते हैं दो देश मिलकर के क्या नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा था ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में, हम चाहते थे कि नेपाल को बिजली मिले, ज्यादा बिजली मिले। ट्रांसमिशन लाइन मजबूत बनाने के लिए बहुत ही कम समय में काम पूरा हो जाएगा। 125 मेगावाट बिजली और यहां आना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक नई लाइन तैयार हो रही है और जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। अब नेपाल जगमगा उठेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने पिछली बार कहा था कि $1 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ नेपाली रुपयों की कीमत जिसकी होती है, कम ब्याज और लंबे समय के लिए हम देंगे। आज हम मिल रहे हैं, उसका फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा और ये भी काम एक प्रकार से आज पूरा हो गया मान लीजिए। हम एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर करार कर रहे हैं और मैं मानता हूं नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था हो रही है। और उसी के तहत आज ही काठमांडू से दिल्ली रेगुलर बस सर्विस शुरू करने का भी हमें सौभाग्य मिल रहा है। और काठमांडू से दिल्ली जब रेगुलर बस सर्विस शुरू होती है तो यहां के सामान्य मानव की जिंदगी में वो कितनी बड़ी आर्थिक रूप से सहाय करने वाली सुविधाजनक होती हैं, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन नेपाल और भारत के बीच ये टूरिज्म की दृष्टि से चलने वाली बस में यात्री भी उसका फायदा उठाते हैं। इंटरनेशनल यात्री भी प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए बस से सफर करना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल का टूरिज्म भी बढ़े, लेकिन टूरिज्म बढ़ता है उसके लिए कुछ सुविधाएं चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है कनेक्टिविटी। मैंने मेरे अफसरों को कहा है कि क्या हम ये जो दिल्ली काठमांडू के बीच बस सेवा चलेगी, वो बस सेवा वाईफाई के साथ हो सकती है क्या? अगर वाईफाई के साथ वो बस सेवा होगी तो टूरिस्ट जरूर पसंद करेगा, क्योंकि वो अपना बस में जाता रहेगा,
वो दुनिया से अपना कनेक्ट होता रहेगा, अपना आनंद लेता रहेगा। हमारे अफसरों ने कहा कि साहब मालूम नहीं है, हम जरा देखेंगे कितना संभव है। मैंने कहा तो है, अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल अगर सपोर्ट मिल गया तो ये काम भी हम करवा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं व्यवस्थाएं हो, व्यवस्थाएं आधुनिक हो और सुविधाजनक हो। नेपाल और भारत की रिश्तेदारी भी बहुत है, व्यापारिक संबंध भी है और इसलिए यहां के फोन कॉल बहुत महंगे होते हैं। मैंने कहा था कि अमेरिका बात करना सस्ते में जाता है, लेकिन नेपाल इंडिया बात करना महंगा जाता है। और मैंने कहा था सस्ता होना चाहिए। मैंने भारत गया, मैंने कहा, उनको पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये क्या हम नहीं मदद कर सकते? लेकिन जब जाना तो मुझे आश्चर्य हुआ। भारत में तो इसका रेट सिर्फ 40 पैसा है, लेकिन यहां पर वो रेट शायद 3.5 रुपया है नेपाल में। नेपाल जी अथॉरिटी जो है, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई अब क्या करूं, मैंने तो कह दिया है। मैंने कहा ठीक है, हम नहीं लेते हैं, न के बराबर लेते, तो भी कुछ कम करें। मैंने 35% कम करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं नेपाल की जो टेलीफोन सेवा है वो भी उसमें कुछ कम करें, ताकि नेपाल के लोगों को और नेपाल से साथ जुड़े हुए भारत के संबंधों में ये टेलीफोन का खर्चा थोड़ा कम होना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से कर सकता हूं इतना जरूर कर दिया है। मैं चाहूंगा कि यहां उस दिशा में कुछ हो। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके हम लोग रोड मार्ग से जब आते हैं तो वहां पर कुछ प्रश्न थे। पिछली बार मैंने उसको तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर समस्याएं थी, उसको भी रद्द करने के लिए कह दिया है। और मैं मानता हूं 6 महीने के भीतर भीतर आपको सही रूप में वहां पर प्रगति दिखाई देगी। एक और बात है, तो आपने सुना तोहफों की किस तरह से बरसात हुई है। नेपाल में भी नमो नमो और ईशा, यही है उनके करिश्मे के पीछे की एक बड़ी वजह। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत केवी राजन साहब इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। नेपाल मामलों के जानकार आनंद स्वरूप वर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। इनके अलावा हमारे साथ काठमांडू से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी जनक दवे, और दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत त्रिपाठी, जो कि हमें आज से शुरू हुई दिल्ली काठमांडू बस सेवा के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी जनक दवे का। जनक, फिर एक वही करिश्मा, फिर वही जादू नेपाल में भी देखने को मिला, वही नमो नमो की गूंज और तोहफों की बरसात अलग मोदी ने जो की। बिल्कुल, आज का अगर हिमानी आप उनका भाषण देखें तो उन्होंने जैसे 100 दिन का हिसाब उन्होंने वहां जैसे भारत में दिया था, वही बात वो जब 3 महीने बाद यहां पर आए हैं और उन्होंने 3 महीने पहले क्या बात की थी और 3 महीने बाद क्या स्टेटस है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। चाहे वो पैसों का लेन देन की बात हो कि उन्होंने जो हेल्प की थी, और उसके बाद कनेक्टिविटी, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो या टेलीफोनिक कनेक्टिविटी, ये तमाम मुद्दों को उन्होंने अपने भाषण में दिखा है। साथ ही में एक बिग ब्रदर की भूमिका में वो देखे हैं। पर सबसे अहम बात आज के भाषण में हिमानी ये रही है कि नेपाल को अपने संविधान बनाने की जो हिदायत दी है वो अपने आप में बड़ी है। लंबे समय से कई सालों से यहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक उथल पथल देखने को मिली और संविधान जिस तरीके से नहीं बना, और शायद उन्होंने कोसा भी की जो नेपाल का विकास नहीं हो पाया, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह संविधान नहीं है। और शायद इसी के चलते आज उन्होंने एक नसीहत दी है एक बिग ब्रदर की भूमिका में कि जल्द से जल्द नेपाल इस मामले में सोचे और संयुक्त आम राय से संविधान बनाए। तो कुल मिलाकर आज के भाषण को देखें तो मोदी ने भारत की ओर से एक बिग ब्रदर की भूमिका में अपने आप को पेश किया है, भारत को एक अपने आप में पेश किया है। साथ ही में आज जो बायलैटरल टॉक्स होंगे शाम को नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ, इसमें और भी कई मुद्दे हैं जो उसमें शामिल होंगे। हिमानी, बिल्कुल जनक, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हम रुक करना चाहेंगे वहां दिल्ली काठमांडू बस सेवा जहां शुरू हुई है उसके बारे में हमें पुनीत बता रहे हैं किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह जो वहां पर, और यात्री इसको किस तरह से देख रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ाने की जो यहाँ पर बात नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। सबसे पहले हमें अब यहाँ पर रुक करते हैं पुनीत त्रिपाठी का। पुनीत, देखिए हिमानी, ठीक मेरे पीछे जो बस है वो खड़ी है
काठमांडू जाने के लिए वो बस तैयार है और किसी भी पल इसको जो है हरी झंडी जो है वो दिखाई जा सकती। बस इंतजार है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, वो जैसे ही पहुंचेंगे वो इस बस को हरी झंडी दिखाएंगे। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बस सर्विस से नेपाल और भारत के जो संबंध हैं वो और मजबूत होंगे और इसमें 17 यात्री जा रहे हैं और ज़्यादातर वो यात्री हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं और वो अपने घर को जा रहे हैं। वो बेहद खुश हैं इस बात को लेकर के कि भारत से सीधे नेपाल की बस सर्विस शुरू हुई है और उनका जो समय है वो बच रहा है और ये बस बेहद खास है। खासियत इस बस में जो है जो सीटें हैं, जो अंदर सुविधाएं हैं वो बेहद खास हैं। इसको हम सेमी स्लीपर बस कह सकते हैं और सुरक्षा का भी हिमानी ध्यान दिया गया है कि इस बस के आगे आगे एसएसबी के जो एस्कॉर्ट होगा वो चलता रहेगा, जवान इसकी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे। हिमानी, बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी वापस। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन केवी राजन साहब, जिस तरह से हम यहाँ पर देखें, इन्हीं की बात करें, अगर हम चलिए यहीं से शुरू करें, क्या आपको लगता है कि अपनी सार्थकता के लिए जूझते सार्क संगठन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अब थोड़ा एक नई चीज यहाँ से शुरू होगी, एक नई इबारत यहाँ से लिखी जाएगी? क्योंकि मोदी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और जो तोहफों की एक बरसात की गई है, खासतौर पर नेपाल में संविधान बनाने के लिए जिस तरह से एक नसीहत दी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बायलैटरल लेवल पे मेरे ख्याल से स्थिति थोड़ा कुछ अलग है। इस पे मोदी जी का जो एफर्ट रहा है वो यही है कि ही मीन्स बिजनेस। उन्होंने जो कुछ इंडिकेशन दिया था पिछले विजिट में, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोमिसेस, उस तरीके से उन्होंने एक तरीके का आश्वासन दिया है इस टाइम, जिससे मेरे ख्याल से नेपाल में बहुत अच्छा असर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उन्होंने याद दिलाया है वो भी मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पिछले 2-3 महीने में थोड़ा बहुत रुकावट आया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोग्रेस में, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने आज फिर जोर दिया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है नेपाल के लिए, रीजन के लिए और सारे दुनिया के लिए, उससे मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, उनको काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा। लेकिन जहाँ तक सार्क का सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि सार्क का जो समिट रहेगा वो सफल रहेगा। अच्छे डिक्लेरेशन निकलेंगे, कुछ अग्रीमेंट्स भी साइन होंगे, लेकिन जिस कारण से पिछले 30 साल में कोई खास प्रगति नहीं हो पाया है सार्क में, वो कारण अभी भी वैसे के वैसे हैं। मतलब सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार सिर्फ मिलने और अच्छे इरादे जताने वाली चीज नहीं रहेगी, उससे आगे चीज बढ़ेगी नेपाल के साथ? जी, नेपाल के साथ तो मेरे ख्याल से वो मोमेंटम जारी है और ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना होगा कि नेपाल में बहुत सारे सेंसिटिविटीज़ भी हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे चलना होगा। जैसे कि आपको पता होगा, मोदी जी चाहते थे कि उनका जो नेपाल यात्रा है इस वक्त वो जनकपुर और लुम्बिनी के साथ शुरुआत हो सके, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उसके साथ तो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक कंट्रोवर्सी हो गया था। तो इसको मेरे ख्याल से ध्यान में रखना होगा कि भारत का प्रोफाइल जो है, ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त बहुत ही हाई प्रोफाइल रहना चाहिए, बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए कि उससे एक रेजिस्टेंस आ जाता है नेपाल में। उसको मेरे ख्याल से अब कंसोलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आनंद जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरह की यहाँ पर बातें कई रिपीट उसको कर रहे हैं, जता रहे हैं, एक नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मतलब सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे, अभी भी नहीं बनाया आपने, अभी भी मौका है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। क्या दर्शाती हैं ये चीजें? वो चीजों को दोबारा वहां जाते हैं, रिपीट करते हैं, फिर वही जिस तरह से भारत में हम सुनते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वही बात वो नेपाल में जाके भी दोहराते हैं। देखिए, आपके रिपोर्टर ने जो अभी रिपोर्टिंग की थी, जिसमें कहा था कि बिग ब्रदर 2-3 बार उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि बिग ब्रदर की तरह से उन्होंने सलाह दी है। यही शिकायत रही है नेपाल की जनता को हमेशा कि आप अपने को बिग ब्रदर क्यों समझते हैं। और ये लेकिन मोदी जी की सलाह में वो भाव है बिग ब्रदर वाला। तो अभी राजन साहब ने जो कहा कि बहुत सारी सेंसिटिव
सेंसिटिविटीज हैं, बड़े संवेदनशील कुछ मुद्दे हैं, बड़े मनोवैज्ञानिक कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण बहुत गहरे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये सारी विकास की बातें होती रहेंगी, सारे समझौते होते रहेंगे कर्णाली से लेकर अरुण 3 तक, लेकिन लोगों के अंदर जो कटुता है वहां की जनता के अंदर एक भारत के प्रति, उसमें कहीं से कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, अभी राजन साहब ने उसका भी उल्लेख किया, जो उनकी यात्रा जनकपुर और वगैरह ये जो रद्द हुई है, मोदी जी के सारे पूरे एटीट्यूड में जो एक अंडरटोन, जो एक धार्मिक अंडरटोन रहता है, उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसके पीछे पूरी एक पृष्ठभूमि है। और वो पृष्ठभूमि ये है, लोगों को वहां की जो तमाम हिंदूवादी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि फिर नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, फिर 1990 का संविधान लागू हो जाए, वे ताकतें काफी उत्साहित हैं। और यहां पता है कि इलेक्शन से पहले तक, सत्ता में आने से पहले तक, ये सारे लोग, भाजपा के जितने शीर्ष नेता हैं, ये कह चुके हैं कि हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। तो मोदी जी जितनी भी मदद कर रहे हैं, जितना भी सहयोग प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं एक, और साथ साथ जो उनका एक धार्मिक अंडरटोन है, जानकी मंदिर जाना और पशुपतिनाथ मंदिर जाना, ठीक है, आप मंदिरों में जाइए, उससे कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन उसके साथ जो आप राजनीति को जोड़ रहे हैं, जी। इससे एक खतरा दिखाई देता है। और अगर ऐसा हो रहा है तब ये बहुत खतरनाक खेल की एक शुरुआत हो रही है। मैं इसको, विकास के मामले में ठीक है, आप विकास करिए, लेकिन अगर कहीं नियत में ऐसी बातें हैं तो ये एक खतरनाक खेल की शुरुआत है और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे ख्याल से पुष्पेश जी भी बातों को सुन रहे होंगे। पुष्पेश जी, क्या आप आनंद जी की बातों से यहाँ पर सहमत है? साथ ही मैं यहाँ पर एक और बात यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ। पिछली सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया, 17 सालों में हमने नहीं देखा कि कोई पीएम ऐसे गए या इस तरह की बात की हो। क्या आपको लगता है कि ये उनकी एक नाकामी थी और इसी चीज को कहीं ना कहीं मोदी ने समझा, तभी वो इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। मैं पूरी तरह से राजन साहब से सहमत हूं और मैं बहुत बड़ी सीमा तक आनंद भाई के साथ सहमत हूं। मगर मुझे लगता है ये आपत्ति जो आनंद भाई को है वो सिर्फ मोदी के टोन से नहीं है, आपके संवाददाता के बार बार बिग ब्रदर दोहराने से भी और आपके कहने पर कि आप स्वयं ही कह रहे हैं कि मोदी जी ने नसीहत दी, तो ये हम भारतीयों का दोहरा चरित्र है कि मोदी साहब जब कहें वो तो हमारा खून खून, उनका खून पानी है। उनकी तो नसीहत हमको नसीहत लग रही, उनकी मुद्रा बिग ब्रदर की लग रही, मगर हमारे अपने मुख से अनायास जो नेपाली है वो कांचा है, बहादुर है और हम उसके बड़े भाई हैं। तो मुझे लगता है ये हमको भी समझने की जरूरत है। और जिस कटुता का जिक्र आनंद भाई ने किया, उसके लिए क्या सिर्फ मोदी के 2 भाषण पिछले 3 महीनों के जिम्मेदार हैं, या वहां बसे अनेकों दर्जनों सैकड़ों प्रवासी भारतीय, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी के या नवागंतुक हैं, जिनके अपने न्यस्त व्यापारिक स्वार्थों के कारण, कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कर चोरी के लिए वहां कारखाने लगाने के कारण भारत और नेपाल के संबंधों में खोट आई है। जिस बात से मुझे असहमति थोड़ा आनंद भाई से है कि उन्होंने कहा कि नेपाल में भारत के प्रति जो कटुता का भाव है। मैं भारत के उस हिस्से का बाशिंदा हूं जहां काली नदी की सरहद के इस पार नेपाल, उस पार भारत है। मुझे लगता है कटुता अगर है तो वो राजनीतिक तबके में है, वो कटुता नेपाल में के आदमी के मन में भारत के प्रति नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी जी जब राजनीति कभी का कोई पेशकश करते हैं, वो नेपाल हो या अन्यत्र, तो दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि अगर नेपाल और भारत के नाते में कहीं न कहीं जनकपुर है, पशुपतिनाथ है, मुक्तिनाथ है, बौद्ध धर्म है, जिसकी खातिर पर्यटक विश्व भर से वहां जाते हैं, तो मोदी जी बेचारे कैसे इस सब से छुटकारा पा सकते हैं? मैं मोदी जी के बचाव पक्ष का वकील नहीं हूं, मगर मोदी जी यदि उसका लाभ उठा रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस यूपीए के प्रगतिशील कार्यकाल में श्री करण सिंह जी को और नटवर सिंह जी को लेकिन जिस कटुता की आप बात यहाँ पर कर रहे थे, क्या कैसे उसमें कमी आएगी? पुष्पेश जी, जिस कटुता की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वो कटुता में कमी कैसे आ सकती है?
नहीं, मैं तो बुनियादी सवाल ये उठा रहा हूँ कि वो कटुता किसके मन में आप बात कर रही हैं? वो कटुता नेपाल के राजनेताओं के न्यस्त स्वार्थों के तबके के मन की है। वो जिन बातों का जिक्र आनंद भाई ने किया, वो हिंदू राष्ट्र पुनर्निर्माण करने वाले नेपाली तबके के मन की भावना है या किसके मन की भावना है? ये स्पष्ट तो करिए। और क्या ये हम इससे इनकार करें कि क्या करण सिंह जी और नटवर सिंह जी कांग्रेस यूपीए के कार्यकाल में नेपाल इसलिए नहीं भेजे गए थे कि अपने पारिवारिक शाही परिवार के साथ संबंधों को भुनाएं? क्या वहां के महाराजा के को एक डेमोक्रेसी का स्तंभ मानने की भूल एक प्रगतिशील तबके ने हिंदुस्तान में नहीं की थी? चलिए, खैर मेरे पास समय इतना ही है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।